बनाए रखने के लिए किन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन्हें हमारी दैनिक गतिविधि को पूरा करने के लिए, साधन प्रदान करने के लिए कैसे संसाधित किया जाता है, और जिन खाद्य पदार्थों को हम खाते हैं उनके अंतिम उत्पादों को कैसे समाप्त किया जाता है, पोषण के विज्ञान का गठन करता है। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी को कितनी जरूरत है और जो चीज हम खा रहे हैं उसका कितना एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी को हो रहा है या वो पहले ही स्पॉइल हो चुका है, ये डिपेंड करता है। इसे कहते हैं पोषण, कि हमारी बॉडी को उससे कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है ना। खाया तो हमने बहुत कुछ पर सब खराब खाया तो उससे हमारी बॉडी को पोषण नहीं मिल रहा। जिन खाद्य पदार्थों को हम खाते हैं उनके अंतिम उत्पादों को कैसे समाप्त किया जाए, पोषण के विज्ञान का गठन करता है। जीवन चक्र के विभिन्न चरणों के माध्यम से शरीर की जरूरतें बदलती रहती हैं। जैसे जब एक बच्चा छोटा है, फिर अगर वो स्पोर्ट्स खेल रहा है, फिर अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, फिर कोई एक उम्रदराज व्यक्ति है, तो इन सबके अकॉर्डिंग उनके बॉडी की डिमांड बदलती रहती है। ये जानना जरूरी है कि खाद्य पदार्थों के उचित चयन और सेवन से इन जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए। किसी व्यक्ति की वृद्धि दर और आकार, ये पंखा चला दूं और ये दरवाजा बंद कर, आकार दो मुख्य कारकों से तय होता है, व्यक्ति की बढ़ने की जन्मजात क्षमता और पर्यावरणीय स्थितियां। ठीक है, तो व्यक्ति की वृद्धि दर और आकार दो मुख्य कारकों से तय होता है। व्यक्ति की बढ़ने की जन्मजात क्षमता, अच्छा क्या है, हर समय हर व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है ना, बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, सैचुरेट हो गया, तो क्या हो रहा है, उसका फिजिकल बॉडी में अंदर वियर एंड टियर हो रहा है ना। तो ये तय करता है कि आपको कितनी न्यूट्रिशन की जरूरत है। और पर्यावरणीय स्थितियां, इन्वायरमेंट क्या कह रहा है, इन्वायरमेंटल मतलब आप किस परिस्थिति परिवेश में रह रहे हैं और क्या आपका क्लाइमेट एटमॉस्फेयर है। पोषण प्रमुख पर्यावरणीय स्थितियों में से एक है, क्योंकि अगर हमारे जीन तय करते हैं कि हमें कितना लंबा होना चाहिए, तो हमारा पोषण तय करता है कि हम कितनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे कि नहीं। ठीक है, तो हमारे जीन तय करते हैं कि हमारे पेरेंट्स तो लंबे हैं, और अगर हमने उचित पोषण नहीं दिया बच्चे को तो वो उतना लंबा नहीं हो पाएगा। ये बात एग्रीड है ना, कि अगर पोषण नहीं है तो वो उतनी ऊंचाई को नहीं छू पाएगा जितना उसकी जीन में काबिलियत थी, या जो जेनेटिकली उसे जितना लंबा होना चाहिए था, कि हम इतनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे कि नहीं। पोषण हमारे शरीर के आकार, हमारे प्रदर्शन और हमारी दीर्घायु को प्रभावित करता है, और इन तीन मापदंडों के आकलन से अच्छे और बुरे पोषण का अंदाजा लगाया जा सकता है। शरीर के आकार का मतलब है हमारी ऊंचाई, वजन और त्वचा की तह की मोटाई। हमारी ऊंचाई, वजन और त्वचा की तह की मोटाई, वसा और दुबली पतली मांसपेशियों को मापने के लिए। ऊंचाई, वजन और त्वचा की तह की मोटाई का माप ये जानने के लिए व्यापक पैरामीटर है कि क्या हम आनुवांशिक विरासत के अनुरूप हैं और अच्छी तरह से पोषित हैं। पोषण हमारी सीखने और जानकारी बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है, क्योंकि मस्तिष्क शरीर में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अंग है। ठीक है, इसके लिए जब बच्चा लगभग 2 वर्ष का हो जाता है तब इसका अधिकांश विकास समाप्त हो जाता है। इसलिए गर्भवती और स्तनपान करने वाली माँ, एक शिशु और एक प्री स्कूलर को अच्छा पोषण प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उस उम्र के बाद बहुत देर हो जाएगी। हमारी कार्य करने की क्षमता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, और ये पूरी तरह से हमारे पोषण पर निर्भर करती है। कम वजन वाले और कुपोषित व्यक्तियों का शारीरिक रूप से कमजोर शरीर, कम याददाश्त और कम प्रतिरक्षा होती है, जो उन्हें अक्सर बीमार बना देती है। पोषण व्यक्ति की दीर्घायु को प्रभावित करता है। कुछ जानलेवा बीमारियां जैसे तपेदिक, अनीमिया और बचपन की बीमारियां मृत्यु दर को बढ़ाती हैं। अच्छा खाना खाने वाले व्यक्ति ऐसी बीमारी के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम उनका अच्छा होता है, जो वो इस तरह की बीमारियों के चपेट में नहीं आते हैं, लंबे समय तक जीवित रहते हैं, जिससे देश की स्वास्थ्य स्थिति और उत्पादकता में सुधार होता है। इसलिए रोग मुक्त और लंबे जीवन के लिए गर्भाधारण से मोटापे तक पोषण महत्वपूर्ण है। ठीक है, एजिंग में कैसा रियर एंड टियर हो रहा है, क्या प्रोटीन डाइट चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, सब कुछ है ना। अब कोई व्यक्ति अगर चीनी खा रहा है ज्यादा, तो हमारी बॉडी में चीनी हजम करने के लिए कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे आपकी हड्डियां डिके होती हैं। तो चीनी
अगर खा रहे हैं तो भी तो पोषण नहीं मिल रहा है। आप अच्छा भी खा रहे हैं पर चीनी एक्सेसिव खा रहे हैं या नमक एक्सेसिव खा रहे हैं, हड्डियां गलने लग जाती हैं। तो आप, ये भी डिपेंड करता है कि पोषण खा रहे हैं पर उसके एवज में और क्या क्या आप अनावश्यक खा रहे हैं। सामान्य पोषण, हमारा पोषण कई कारकों पर निर्भर करता है। हम में से प्रत्येक को उसके शरीर के प्रकार के लिए सबसे उपयुक्त कुछ प्रकार का पोषण मिलना चाहिए। सामान्य पोषण से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अच्छे स्वास्थ्य को न केवल बीमारियों से मुक्ति बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यकताएं कई हैं और वे हैं बचपन और किशोरावस्था के दौरान इष्टतम वृद्धि और विकास, जो किसी व्यक्ति को आनुवंशिक क्षमता की पूर्ण अभिव्यक्ति की ओर ले जाता है। विकास को ऊंचाई और वजन जैसी शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, जबकि विकास में शारीरिक और मानसिक विकास के सभी पहलू शामिल हैं। जीवन भर शरीर के ऊतकों की संरचनात्मक और कार्यात्मक अखंडता को बनाए रखा जाना, जिसमें एक सक्रिय और उत्पादक जीवन प्राप्त होता है। उदाहरणों में अच्छी दृष्टि के लिए नम, चमकदार और चमकदार आंखें, चिकनी और मुलायम त्वचा शामिल है, जो शरीर की सतह से माध्यम से संक्रमण में प्रवेश को रोकती है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों के उचित पाचन और आत्मसात और निष्कासन के लिए जठरांत्र संबंधी मार्ग और यकृत जैसे आंतरिक अंगों की अखंडता को बनाए रखते हैं। विषैले अपशिष्ट उत्पादों का मतलब, कहने का मतलब है कि पहली बात तो चाइल्डहुड में कैसा डाइट होना चाहिए, यंग पोजीशन में जब आप जवान हो रहे हैं तब कितना डाइट होना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा वृद्धि और विकास का कार्य है, जहाँ पे एजिंग है। आनुवंशिक क्षमता मतलब जेनेटिकली आपको जो कैलिबर दिया गया है उस हिसाब से आपकी ऊंचाई, विकास, वजन आपका कैसा जा रहा है उस पर भी परिभाषित किया जाता है। जीवन भर मतलब आपकी जो बॉडी दिख रही है उसमें अच्छी दृष्टि, चमकदार आंखें, चिकनी और मुलायम त्वचा शामिल है, ठीक है। और उसके लिए क्या है, लिवर हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। फिर मेंटल हेल्थ, आपकी कुशलता पूर्वक कार्य करने की क्षमता, उसमें क्या है, कौशल विकसित करना, स्कूल उन्मुख कार्यों को अच्छी तरह से सीखना, सर्वोत्तम प्रदर्शन करना, स्कूल में बने रहने के लिए अच्छा पोषण आवश्यक है। इसी तरह वयस्कों में भी ध्यान और याददाश्त बनाए रखने के लिए अच्छा पोषण महत्वपूर्ण है। न्यूनतम विकलांगता के साथ उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को झेलने की क्षमता, ठीक है। अभी क्या है कि न्यूनतम विकलांगता, जैसे किसी को पोलियो हो रहा है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो एजिंग के साथ साथ ये सारी चीजें बॉडी को ना आए तो उसके लिए इम्यूनिटी अच्छी हो, इम्यूनिटी के लिए पोषण अच्छा हो, रोगों से लड़ने और संक्रमणों के विरोध करने और पर्यावरण प्रदूषकों के प्रभाव को कम करने की क्षमता। सकारात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को इस तरह से मिलाएं और खाएं कि उपयुक्त कार्य के लिए पोषक तत्वों की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। यद्यपि पोषण के सिद्धांत जीवन भर लागू होते हैं, फिर भी अधिक जोर कम उम्र के समूहों के लिए पर्याप्त भोजन और देखभाल प्रदान करने पर है। युवा लोग शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक लगातार बढ़ते रहते हैं। एक ऐसी स्थिति, आपको भी पता है, 18 से 20 साल तक जो ग्रोथ पीरियड है उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और वो ही आपके पूरे जीवन भर का डिजाइन कर देता है कि आपकी कितनी प्रतिरोधक क्षमता है। एक ऐसी विशेषता जिसे हम वयस्क साझा नहीं करते। एक बच्चा लंबा हो जाता है और अपने कपड़े से बाहर निकल जाता है। जीवन के 2 दशकों के भीतर एक आदमी का वजन लगभग 20 गुना और ऊंचाई लगभग 4 गुना बढ़ जाती है उसकी जन्म के वजन और ऊंचाई की तुलना में। विकास का अर्थ है कि शरीर में वृद्धि के साथ साथ शरीर के अंगों और प्रणालियों का विकास और परिपक्वता, मतलब आपकी बॉडी भी बिल्ड हो और आपका मेंटल डेवलपमेंट भी हो, है ना, मैच्योरिटी भी आए। आकार में वृद्धि बाहरी रूप से दिखाई देती है, जबकि आंतरिक रूप से होने वाले अंगों और प्रणालियों का विकास नहीं देखा जा सकता है। विकास की महत्वपूर्ण अवधि, हमारा शरीर एक निर्धारित पैटर्न में बढ़ता है और शरीर के विभिन्न ऊतक और हिस्से अलग अलग समय पर बढ़ते और परिपक्व होते हैं। एक बच्चे के जीवन में 3 अवधियां होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि यहाँ गहन विकास होता है। गहन वृद्धि में हड्डियों की मांसपेशियां और वसा का विकास, मस्तिष्क, गुर्दे,
यकृत, गुर्दे और हार्मोनल ग्रंथियों जैसे अन्य आंतरिक अंगों का विकास और यौन परिपक्वता शामिल है। यदि इस समय कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विकास प्रभावित होगा और धीमा हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे अजीब सा ट्रॉमा झेलते हैं, क्यों? क्योंकि अगर उनको अगेंस्ट इन्वायरमेंट मिल रहा है तो पोषण भी काम नहीं आता है। तो विकास की महत्वपूर्ण अवधि जो है बच्चों की, वो बहुत नाजुक है और वो बचपन से लेकर के किशोरावस्था तक में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 3 अवधियां क्या है? प्रसव पूर्व अवधि, है ना, माँ के गर्भ में 9 महीने जो बच्चा है उसको माँ कैसा पोषण प्रदान कर रही है डिपेंड करता है, उसकी इम्यूनिटी वही बननी शुरू हो जाती है ना। उससे भी ऊपर होता है उसकी मानसिक अवस्था। अगर मानसिक अवस्था अच्छी नहीं है तो भोजन टाइम पे नहीं खाया जा पाएगा, नहीं खाया जाएगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फिर है शैशवावस्था का प्रथम वर्ष, है ना, तो बचपन में सबसे प्रिमिटिव स्टेज जो है उसमें आपने क्या खिलाया है। फिर है किशोरावस्था 12 से 18 साल के बीच की, उसमें आप बच्चा क्या खा पी रहा है। हम निम्नलिखित तालिकाओं में बच्चों की ऊंचाई और वजन में वृद्धि परिवर्तन को स्पष्ट देख सकते हैं। महत्वपूर्ण चरणों में विकास के पैटर्न के लिए आगे तालिका है, उसको देखेंगे। इन 3 चरणों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण चरण जहां पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वे है गर्भावस्था और स्तनपान। इन पर आगे की इकाइयों में विस्तार से चर्चा होगी। स्वस्थ रहने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए और इसके लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। एक सरल नियम यह है कि खाद्य पदार्थों को विभिन्न खाद्य समूहों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। बुनियादी 7 खाद्य समूहों की अवधारणा संतुलित आहार प्राप्त करने में उपयोगी है, जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है। ये बुनियादी 7 खाद्य समूह है। अनाज और अनाज उत्पाद, दालें, मांस और मांस उत्पाद भी, दूध और दूध से बने उत्पाद, ठीक है, अनाज, दालें, दूध, दूध से बने उत्पाद, सब्जियां और फल, मेवे और तेल के बीज, वसा और तेल और शर्करा, है ना। शर्करा हमने आपको पढ़ाया कि कार्बोहाइड्रेट, अगर आप रोटी चावल खाते हैं तो वो भी शुगर में ही कन्वर्ट होती है। तो जो नेचुरल शुगर है वो बॉडी के लिए जरूरी है, जो प्रोसेस शुगर है वो बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। तो जो आपका अनाज है, रोटी चावल, उससे खुद ब खुद शर्करा मिल रही है। अगर आप चीनी खाते हैं तो वो प्रोसेस शुगर है जो बॉडी में पॉइजन का काम करती है। इन 7 खाद्य समूहों की संतुलित खपत को समझने के लिए एक आसान तरीका स्वस्थ आहार के 4 चरणों के रूप में दर्शाया गया है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे दैनिक आहार में भरपूर मात्रा में सब्जियां, फल, पर्याप्त मात्रा में अनाज, दालें, दूध और दूध से बने उत्पाद, मध्यम मात्रा में मांस और मांस के खाद्य पदार्थ और सीमित मात्रा में वसा और तेल, मेवे, तेल के बीज शामिल होने चाहिए। और शर्करा नीचे दिया गया आंकड़ा भारतीयों के लिए सामान्य आहार दिशा निर्देशित करता है, जो पोषण और स्वास्थ्य को आधार प्रदान करता है। क्या क्या है? संयम से खाओ। क्या संयम से खाना है? वसा, तेल और शर्करा, मतलब जो डीप फ्राई चीजें हैं या ऑयल है ये बैलेंस तरीके से होना चाहिए। तेल है, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट भी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ चीनी ही नहीं, रोटी और चावल भी कल्प्रिट है, वो भी अगर आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो वो शुगर में ही कन्वर्ट होती है। संयमित भोजन करें। मांस और मांस से बने खाद्य पदार्थ बहुत ही संयमित होने चाहिए। उदारता पूर्वक क्या खाना है? प्यार से खाना है, सब्जी और फल। पर्याप्त मात्रा में क्या खाना है? अनाज, दालें और दूध। तो जब हम हाई प्रोटीन डाइट की बात करते हैं तो उसमें दालें हैं, अनाज है, और वो जब आप पर्याप्त मात्रा में खाते हैं तो आपको अच्छा न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण शरीर में अनुचित पोषण संतुलन की स्थिति है, मतलब जो पोषण जितना शरीर को चाहिए उससे कम हमारे शरीर को मिल रहा है। जहां कुछ लोग अपनी आवश्यकता से कम खाते हैं वहीं अन्य बहुत अधिक खाते हैं। भोजन या किसी विशिष्ट पोषक तत्व के अपर्याप्त सेवन से अल्प पोषण होता है, जबकि अधिक पोषण का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन खाता है। अल्प पोषण और अति पोषण दोनों ही कुपोषण की 2 अभिव्यक्तियां हैं। कभी कभी हमको लगता है कि कुपोषण वो है जहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, और जहाँ पर अति का लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो भी कुपोषित है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर बहुत ज्यादा बोझ से लदा हुआ है और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, क्योंकि खाना पच ही नहीं रहा।
तो आप इतना अच्छा भोजन डालने के बाद भी आपका शरीर कुपोषित है। तो अति पोषण और अल्प पोषण दोनों ही कुपोषण की स्थितियां हैं। पोषण के अंतर्गत अल्प पोषण बच्चों का विकास, उनकी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता और कार्य प्रदर्शन के साथ साथ संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करता है। यह भी निर्धारित कर सकता है कि कोई व्यक्ति कितने समय तक जीवित रहेगा। भोजन जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि बच्चे को पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा तो उसका विकास उसी तरह नहीं हो पाएगा जैसे होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से ऐसे बच्चे का कद छोटा हो जाएगा। यदि अभाव जीवन से पहले 2 या 3 वर्षों में है तो बच्चे का मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा। एक सेकेंड, एक इम्पोर्टेंट अल्प पोषण बच्चों के विकास, उनकी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता और कार्य प्रदर्शन के साथ साथ संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करती है। अगर कम पोषण है तो विकास नहीं होगा, शारीरिक विकास भी नहीं होगा और मेंटल हेल्थ भी प्रॉब्लम में आएगी। यह भी निर्धारित कर सकता है कि कोई व्यक्ति कितने समय तक जीवित रहेगा। भोजन जीवन जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि बच्चे को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा तो उसका विकास उसी तरह नहीं हो पाएगा जैसा होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से ऐसे बच्चे का कद छोटा होगा। यदि अभाव जीवन के पहले या 2-3 वर्षों में है तो बच्चे का मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हड्डियां सख्त नहीं होंगी और नई हड्डियां नहीं बनेंगी। किसी व्यक्ति के कार्य करने और प्रदर्शन करने की क्षमता उसके सर्वोत्तम स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करती है। भूखे बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। पर्याप्त भोजन की कमी से काम करने की इच्छा या प्रेरणा कम हो जाती है। इसलिए पोषण के तहत शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक प्रदर्शन से समझौता हो सकता है। किसी एक पोषक तत्व की कमी का भी समान प्रभाव होता है। जो लोग अपर्याप्त भोजन करते हैं वे आमतौर पर पतले और कम वजन वाले होते हैं। भोजन ऐसे पदार्थ प्रदान करता है जो हमारी बीमारियों से बचाते हैं। अल्पपोषित लोग संक्रमण का प्रभावी ढंग से विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। अगर हम बीमार हैं तो हमें अच्छा महसूस नहीं होता और बहुत ज्यादा खाना, बीमारी जितनी गंभीर होगी, भूख की कमी उतनी ही अधिक होगी और भोजन का सेवन भी उतना ही कम होगा। साथ ही हमारे शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। यदि हमें दस्त या कीड़े हैं तो हम पोषण तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाएंगे जैसा कि हम सामान्य रूप से करते हैं। अतः अंततः अल्प पोषण और बीमारियों को जन्म देगा। कौन कर रहे थे तुम? कौन को? कैसे जाएगा? अच्छा, अधिक पोषण और मोटापा। अभी तक तो था जब हमने कम पोषण दिया तो क्या होगा, संक्रमण से लड़ने की 4 पॉइंट्स लिख लीजिए, है ना। अगर हमने अल्प पोषण है, एक अति पोषण है, तो अल्प पोषण जिनको दिया, कुपोषण को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, है ना। कुपोषण को समझने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक अल्प पोषण, एक अति पोषण, है ना। तो जितना भी रिच फैकल्टी है या जितने भी हमारे हाई क्लास है ना, करोड़पति लोग, तो वो करोड़पति लोग अति पोषण से बीमार है और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो अल्प पोषण से बीमार है। तो अल्प पोषण अगर किसी का है तो वो क्या क्या डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, है ना, विकास नहीं होगा, बौद्धिक विकास नहीं होगा, शारीरिक विकास नहीं होगा और तीसरा क्या है, प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी, तो इम्यूनिटी कम होती है। तो 3 चीजें हैं। अगर किसी में अल्प पोषण है
कुपोषण का एक काम, अगर एल कुपोषण है तो शारीरिक विकास नहीं होगा, बौद्धिक विकास नहीं होगा और आपका प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनेगी, प्रतिरोधक क्षमता उस व्यक्ति में नहीं होगी। बस 3 पॉइंट को अपनी भाषा में डिस्क्राइब करना है, इतना प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं है, इस पूरे को पढ़ने याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसको अपने शब्दों में लिख देना है। अब अधिक पोषण क्या करता है? अधिक पोषण आपको पता है मोटापा क्रिएट करेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, लिवर हेल्थ डैमेज होगी। लिवर हेल्थ एक बार डैमेज हुई तो उसी से जुड़ी हुई सारी परेशानियां हो जाएंगी। अब क्यों हो रहा है? अगर हमने ज्यादा खाया, किसी ने ज्यादा पोषण ले रहा है, मान लो काजू बादाम किशमिश, शाम को जूस अनार का ये वो पूरा दिन इंसान खा रहा है, फिर भी बीमार है। बताइए क्या कारण हो सकता है? बोलते नहीं हो आप लोग, हम ही बोलते रहते हैं। बताओ जरा, एक लोग कोई बताए। अभी पढ़ा नहीं है। अधिक पोषण से को कुपोषण क्यों कहा है? अधिक पोषण खाया तो क्यों बीमार है वो, फिर क्यों बीमारियां हैं? बताइए, उसमें नहीं पढ़ने की बात है। अधिक पोषण से क्यों बीमारियां हैं? कुपोषण की 2 ब्रांचें हैं। आप अधिक पोषण ले रहे हैं, शरीर को अधिक पोषण दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? अपनी भाषा में समझाइए। जी मैम नमस्ते। नमस्ते। अधिक पोषण जैसे हम अगर लेते हैं तो हमारे शरीर को भी अधिक कार्य, हमारे अंगों को भी अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे हमारे अंग कमजोर हो सकते हैं, इसीलिए हम कुपोषित हो सकते हैं। ठीक है, ठीक बात। और कोई कुछ अपने तरीके से अपनी भाषा में कहना चाहेगा? कुछ बोला कीजिए, बताया कीजिए, थोड़ा हमको भी विराम दे दीजिए। बताएं, जितने लोग जुड़े हैं सब बोलेंगे थोड़ा थोड़ा, बताइए। अधिक भोजन से मोटापा हो सकता है और अधिक पोषण से एक मिनट प्रतिमा जी, पहले देवेंद्र साहू बोल रहे हो ना, बताइए। हाँ बताइए। रोगों से ग्रस्त हो जाएगा, मधुमेह, डायबिटीज और जो ब्लड प्रेशर है, ऐसे रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। नहीं, ग्रस्त तो होगा, क्यों ग्रस्त हो जाएगा? अच्छा पौष्टिक खाना खा रहे, बढ़िया, फिर अच्छा प्रतिमा जी आप बताइए। अगर हम लोग अधिक खाना खाएंगे तो जरूरत है, इससे ज्यादा अगर होगा तो नहीं क्या कुछ भी अच्छा होगा, शरीर के लिए वो बुरा हो सकता है, इसकी वजह से मोटापा बढ़ सकता है, फिर डायबिटीज हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ऐसे बीमार तो लगा रहता है। मतलब ज्यादा अधिक पोषण से जितना जरूरत है शरीर को उतना हो तो अच्छा है, ज्यादा प्रोटीन भी अच्छा नहीं, ज्यादा कुछ भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, जितना जरूरत है उतना ही अच्छा है। एज के हिसाब से भी जितना जरूरत है वो अच्छा है, और बाकी जितना शरीर को जितना चाहिए। नहीं, मान लीजिए क्वेश्चन ये था कि फिर क्या हुआ अगर हमने ज्यादा पोषण ले लिया तो हम बीमार कैसे हो गए? हम क्वेश्चन ये था, हम बीमार तो हो जाएंगे, हमने अधिक पोषण लिया तो, हमने अधिक पोषण लिया तो बीमार कैसे हो गया? शरीर को जितना चाहिए उतना लेना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो क्या दिमाग। अच्छा ठीक है, देखो जैसे हेमंत जी ने बताया कि अगर हम ज्यादा पोषण लेंगे तो हमारे शरीर को तो नहीं चाहिए, है ना, हमारे शरीर को इतना ही नमक चाहिए, इतना ही चीनी चाहिए, इतना ही तेल चाहिए। हाँ, हम कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, अगर स्पोर्ट्स पर्सन भी है मान लो, अब इसके अलावा जो ज्यादा है वो क्या होगा? जमा होने लगेगा शरीर में, है ना, वसा के रूप में, कोलेस्ट्रॉल के रूप में, लिवर की आउटर लेयर के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। जब बहुत ज्यादा ये जमा होने लगेगा तो हमारे शरीर पे एक्स्ट्रा भार है उसको पचाने का,
और जब फैट की लेयर्स ज्यादा बढ़ जाएंगी तो हमारे सारे ऑर्गन्स पे प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। जब प्रेशर बढ़ने लग जाएगा तो वही कुपोषण की स्थिति आ गई कि उन्होंने एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया, क्योंकि हमारी जो ऑर्गन्स की जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई। ठीक है ना? तो वो वही बात आ गई कि आप खा भी रहे हो पोषण, पर हमारे अंगों के ऊपर इतना मसाला जमा हो गया, इतना पहले से ना पचा हुआ जमा हो गया, एक्सेसिव था वो, कि हमारे ऑर्गन्स अब काम नहीं कर रहे उसको एब्जॉर्ब करने का। तो अवशोषण की शक्ति खत्म हो गई, है ना? अवशोषण खत्म हो गया और उत्सर्जन भी खत्म हो गया। तो जो अनवांटेड फूड है, जो बाहर जाना चाहिए था, वो भी जमा है। इस कारण लोग बीमार है। हम हमेशा कहते हैं कोई डाइट प्लान नहीं लिखेंगे, जितना खा रहे हो पहले उसका आधा खाना खा के आओ। जरूरत से ज्यादा सब खाना खा रहे और पचा नहीं रहे। जब तक तेज भूख ना लगे तब तक खाना ना खाया जाए। और इसीलिए एक पुरानी परंपरा डेवलप की गई थी। कोई बता सकता है? हमारे पुराने घरों में अगर आज से 50 साल पहले चले जाएं तो एक बहुत पुरानी परंपरा डेवलप की गई थी। वो क्या थी? प्रसाद के रूप में खाना खाना, है ना? भोजन को पहले हम अर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे, हम तभी खाएंगे। तो उससे क्या होता था? मंचिंग नहीं होती थी, है ना? मंचिंग मतलब हर 2 मिनट पर मुंह चल रहा है, बना रहे तो भी चल रहा है। भाई तो आप चख रहे हो तो आपके शरीर पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है ना, पूरी सिस्टम बार बार काम कर रहा है, तो आप कर क्या रहे हो? पर आज का सिनेरियो एकदम अलग है। भाई चख लिया करो पहले, भाई मेरा टाइम नहीं हुआ है खाने का, हम क्यों चख लेंगे? हम चख लेंगे मतलब हमारे सिस्टम ने तो फिर से इरिटेट हो गया, वो फिर से काम कर लिया। और पहले साधना का ये मतलब इसको साधना का रूप दिया गया भोजन को, ठीक है, कि पहले आप अर्पित कीजिए और उसमें चीनी कम है, नमक कम है, जो है वो सब आपने भाप के साथ खाया, वो काम करेगा। पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है? इसमें भी वही होगा कि अगर शरीर को आपको जितनी कैलोरी चाहिए उससे ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा कैलोरी आपके ऑर्गन्स में डिपॉजिट होने लग जाएगी, फैट के रूप में, लिवर के रूप में, किडनी पे, और वो अतिरिक्त भार होगा उन अंगों पर, जैसा हेमंत जी ने बिल्कुल सही बताया। और अतिरिक्त भार के चलते वो अंग अब प्रेशर में आने लगेंगे और वो सही काम नहीं करेंगे तो जो खाना आप खा रहे हैं वो हजम नहीं होगा। हजम इन द सेंस अवशोषित नहीं होगा। या आप देखो जितने भी लोग हैं वो पूरा का पूरा भोजन लूज मोशन होने लगेगा या कब्ज होगा। जनरली सबकी लीवर हेल्थ ऐसी है और उनको लगता है मिट्टी की पट्टी दे दे तो बात बन जाए, है ना? मैं पढ़ाते पढ़ाते अच्छी खासी रील बन जाती है मेरे दिमाग में कि मुझे कैसे समझाना है। आवश्यकता से अधिक भोजन का सेवन ही अति पोषण है। अधिक पोषण की सबसे आम समस्या है कि अधिक वजन और मोटापा है। जब हम खर्च की तुलना में अधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं अर्थात आवश्यकता से अधिक, तो हमारा शरीर आंतरिक ऊर्जा को वसा के रूप में संग्रहित करता है। वजन की तुलना मानक तालिकाओं से की जाती है जो ऊंचाई, उम्र और लिंग के अनुसार आदर्श वजन लेती है। यदि वजन आदर्श वजन से 10% अधिक है ना, आदर्श वजन मान लीजिए आपका 5 फीट हाइट पे, महिला की बात अगर करें 5 फीट हाइट पे आदर्श वजन 55 किलो होता है, तो 10% उसका कितना हुआ? 55 किलो का 10% हुआ 5 किलो, है ना? 5 किलो 500 ग्राम, 5.5 किलो। हाँ, तो अगर वो 10% से अधिक है तो आपका, इसका मतलब आपको खतरे की घंटी बजनी चाहिए, है ना? तो 55 किलो होना चाहिए और आपका 60 किलो से ऊपर है तो आप प्रॉब्लम में हैं। तो व्यक्ति को अधिक वजन वाला माना जाएगा और यदि यह 15 से 20% अधिक है तो मोटा माना जाएगा। अधिक पोषण और मोटापे से ग्रस्त लोग उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक, मधुमेह से पीड़ित होते हैं। हृदय रोग आदि, छाती के आसपास अतिरिक्त चर्बी के कारण वे असहज महसूस करते हैं, आसानी से थक जाते हैं। मोटे लोग कम उम्र में भी मर जाते हैं। भोजन की मात्रा कम करना ताकि ऊर्जा का सेवन ऊर्जा व्यय से कम हो। अधिक वजन की समस्याओं का मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका है शरीर में 1 किलो वसा में 7,700 किलो कैलोरी जमा होती है। इस अतिरिक्त किलो वजन के 2 बार में कम किया जा सकता है।
500 किलो कैलोरी कम उपयोग करके सप्ताह में तलिए खाद्य पदार्थ, मिठाई, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ और अति आवश्यक हो तो कुछ अनाज और दालों का सेवन कम करके इन 500 किलो कैलोरी को कम किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को जब वजन कम करने की कोशिश हो तो उसे संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है। व्यक्ति को कुछ व्यायाम करने और सक्रिय रहने की भी सलाह दी जाती है ताकि वे अपनी ऊर्जा देह बढ़ा सके। पुरुषों के लिए ऊंचाई के अनुसार वजन के लिए आगे टेबल देखते हैं, है ना। इसी तरह महिलाओं के लिए कुपोषण का पता लगाना, शारीरिक लक्षणों और आहार का मूल्यांकन के अलावा आहार में बदलाव निर्धारित करने से पहले कुपोषण को चिकित्सीय मूल्यांकन भी करना चाहिए। कुपोषण का पता लगाने का पहला कदम व्यक्ति के आहार की जांच करना है, फिर इसकी तुलना दैनिक भोजन गाइड से करनी है। इससे पता चलेगा कि किसी विशेष खाद्य समूह का बहुत कम या बहुत अधिक हिस्सा मिल रहा है या नहीं। इसके बाद व्यक्ति के वजन की, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा अगर आप कुपोषित व्यक्ति देखेंगे, हाँ, तो बहुत बार ऐसा होगा कि जो अल्प कुपोषित व्यक्ति है वो तो समझ आ जाएगा, वो तो ना दाल पूरी तरह से खा रहा है, ना चावल खा रहा है, ना उसको सब्जी मिल रही है पर्याप्त, ना उसको फल मिल रहा है, ना उसको मेवे मिल रहे हैं, इसलिए वो अल्प कुपोषित है। जो हमारा रूरल तबका है, जो बेचारे काम करते हैं, वो हाइजीनिकली भी बहुत अच्छे नहीं होते। अब अति पोषक वालों को अगर आप बात करेंगे तो या वो दूध दही खूब यूज कर रहे हैं, या प्रोसेस्ड मिठाइयां बहुत यूज कर रहे हैं, या मेवे बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या कार्बोहाइड्रेट बहुत खा रहे हैं, सलाद नहीं खा रहे, फल नहीं खा रहे, तो आप देखेंगे कि एक चीज कोई बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से एक बैलेंस प्रोपोर्शन नहीं है, तो आप उसको फिर कम ज्यादा करते हैं कि भाई यहाँ से आप दाल हटा दीजिए, यहाँ पे दाल ऐड कर दीजिए, यहाँ पे रोटी खाइए या चावल खाइए, रोटी भी खा रहे हैं तो 4 खा रहे हैं तो 2 खाइए, और उसके एवज में उनका पेट तो भरना है, तो पेट भरना है तो आप 2 सब्जियां बनवाइए कि भाई एक सब्जी आप स्टीम्ड खाएंगे, दाल को जरूर से बनवाइए, उसमें सब्जियां डलवा दीजिए, दलिया बनवा दीजिए। तो ऐसे करके उनका डाइट का प्रोपोर्शन ऐसे बैलेंस करना है कि जो प्रोसेस्ड फूड है, जो पका हुआ खाना है, उसको हम कम कर सके। यदि व्यक्ति का वजन थोड़ा कम है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि उसका वजन बहुत कम है तो इसका मतलब है वह अल्प पोषित है। इसके बाद व्यक्ति का मुंह, त्वचा, आंखें, पलकों की अंदरूनी परत, जीभ और निचले अंगों की सामान्य शारीरिक जांच की जाती है। कई पोषक तत्वों की कमी का असर शरीर के हिस्सों पर पड़ता है। यदि त्वचा खुरदरी और पपड़ीदार है, या मुंह के दोनों कोनों पर दरार है, होठों पर दरार है, मसूड़ों से खून आता है, तो यह कई विटामिनों की कमी के कारण हो सकता है। यदि पलक की अंदरूनी परत पीली हो तो व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित हो सकता है। ये सभी बदलाव अपर्याप्त भोजन लेने के कारण होता है। पोषक तत्वों का स्तर पोषण की स्थिति हमारे शरीर के पोषण का स्तर है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अच्छी पोषण स्थिति चाहता है। अब तक हमने सीखा कि पोषण हमारे शरीर के आकार, हमारे मस्तिष्क के विकास, हमारे प्रदर्शन, हमारी कार्य करने की क्षमता और जीवन काल को प्रभावित करता है। पोषण की स्थिति से पता चलता है कि हमारे शरीर को हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों से किस प्रकार का पोषण मिलता है। यदि खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की आवश्यकताओं को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करते हैं तो हम स्वस्थ दिखते हैं और हम महसूस करते हैं कि अच्छी पोषण स्थिति का आनंद लेते हैं। अच्छी पोषण स्थिति के संकेतक है क्या है? अच्छी पोषण स्थिति अगर किसी व्यक्ति को हम देख के समझ पाए कि ये अच्छी पोषण स्थिति में है तो क्या होगा कि उसका पेट ज्यादा नहीं निकला होगा, उसका वजन थोड़ा सामान्य दिखेगा, उसके चेहरे पे एक अलग सी कांति होगी, उसके चलने में प्रफुल्लता होगी, जोश होगा जीवन जीने का। तो सब बेसिक्स ऐसे ही पता चल जाएंगे। फिर क्या है? शरीर का वजन और ऊंचाई हमारे शरीर के आकार को दर्शाती है। इसके अलावा सिर, छाती और मध्य भाग की परिधि विशेष रूप से छोटे बच्चों की वृद्धि और विकास का अंदाजा देती है। इसलिए हम विकास पैटर्न को अध्ययन करने और पोषण संबंधी स्थिति की जांच करने के लिए विकास के विभिन्न चरणों में शरीर के मापों को रिकॉर्ड करते हैं।
वजन शरीर के आकार का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संकेतक है, क्योंकि भोजन के सेवन से स्तर को दर्शाता है। ठीक है, वजन अगर अंडरवेट है कोई, तो इसका मतलब भोजन अवशोषित नहीं हो रहा है, या वो भोजन खा नहीं रहा है, या उसको मिल नहीं रहा है, या अवशोषित नहीं हो रहा है। और अति भोजन ये भी है, अवशोषित नहीं हो रहा है। ठीक है, पर अवशोषित नहीं हो रहा है किस कारण से? क्योंकि उसके अंगों पर एक्स्ट्रा वजन है। ऑलरेडी फैट का डिपोजिशन ऑर्गन्स पे अच्छा खासा है। ये जांचने के लिए बच्चों का वजन सामान्य रूप से बढ़ा है या नहीं, नियमित रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। सामान्य वक्र के साथ तुलना में करके देखा जाता है विकास का पैटर्न सामान्य है कि नहीं। उम्र के अनुसार वजन की योजना बनाई जाती है। यदि कोई बच्चा वजन बढ़ने में विफल रहा और विकास के सामान्य पैटर्न का पालन नहीं करता, तो हमें इसका कारण ढूंढना चाहिए और उपचारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। हम वयस्कों के साथ भी ऐसा ही करते हैं और उसकी पोषण संबंधी स्थिति को जानने के लिए उनके वजन की तुलना उनकी लंबाई के अनुरूप करते हैं। रैखिक माप, ऊंचाई से छाती और बाह के मध्य की परिधि और त्वचा की तय मोटाई के माप को रैखिक माप के रूप में भी जाना जाता है। आहार मूल्यांकन। हमने सीखा है कि पोषण संबंधी स्थिति उन खाद्य पदार्थों की मात्रा और प्रकार से प्रभावित होती है जिसे हम आमतौर पर खाते हैं। हम पोषण संबंधी स्थिति का आकलन करने के लिए शारीरिक माप लेते हैं। यदि स्थिति संतोषजनक नहीं है, तो हम आहार में संशोधन करना चाहेंगे। यदि व्यक्ति के वर्तमान भोजन सेवन पैटर्न के आकलन इसे उपयुक्त रूप से संशोधित करने में सक्षम होने के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए आहार मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। भोजन के सेवन कब और कैसे रिकॉर्ड करें, है ना? कैसे कैसे पैटर्न समझेंगे, कैसे रिकॉर्ड करें, कैसे चेक करें। फिर समझेंगे भोजन का सेवन कब और कैसे रिकॉर्ड करें। हमें भोजन सेवन का सामान्य या अभ्यस्त पैटर्न को जानना होगा, इसलिए हम भोजन सेवन को रिकॉर्ड करने के लिए 3 सामान्य कार्य दिवसों का चयन करते हैं, जिसमें रविवार, छुट्टियां, त्योहार शामिल ना हो, क्योंकि उस समय आप सब गड़बड़ शड़बड़ करेंगे। तो हमारे वीक डेज नहीं होने चाहिए, हमारे फेस्टिवल्स नहीं होने चाहिए। उसके अलावा चीजों का डेली एक डेटा तैयार करें, क्योंकि आमतौर पर इन दिनों में विशेष मेन्यू होते हैं और खाने का शेड्यूल अलग होता है। हम प्रत्येक भोजन में उनके द्वारा प्रतिदिन खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को लिखते हैं और भोजन के बीच या भोजन के साथ वे जो नाश्ता, फल और पेय लेते हैं उनको भी दर्ज किया जाता है। खाए गए प्रत्येक व्यंजन की मात्रा और उसे खाने के समय भी रिकॉर्ड करें। राशि को आयतन या वजन में दर्ज किया जाता है। बाद में हम सभी राशियों को भार में बदल देते हैं। भोजन सेवन डेटा का मूल्यांकन। और तभी आवाज तो नहीं आ रही भाई। हम ये जांचने के लिए भोजन सेवन मूल्यांकन करते हैं कि दैनिक भोजन गाइड के साथ भोजन चयन की तुलना कैसे की जाती है। गुणात्मक जांच है, हम पहचानने में मदद करेगी दिन के सेवन में कोई खाद्य समूह गायब है कि नहीं। दूसरे कोई व्यक्ति लिए गए खाद्य पदार्थों की मात्रा तुलना में सर्विंग्स की सुझाई गई न्यूनतम संख्या से कर सकता है, यह देखने के लिए कि क्या शामिल किए गए खाद्य पदार्थों की मात्रा अपर्याप्त है। इस मूल्यांकन से तय करने में मदद मिलेगी कि पोषण की स्थिति को सुधारने के आहार में क्या बदलाव किए जाने हैं। ये पाचन तंत्र का पिक्चर इधर डाल दिया है, ये हम लोगों ने देख भी लिया था और आपको बताया भी था ना जब पढ़ा रहे थे। अच्छा, ये सेकेंड वाला हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, एक बार इसको बाद में रिवाइज कर देंगे क्योंकि ये फिर मुश्किल आएगी आपको इधर उधर करने में। अभी जो पढ़ रहे हैं उसी में देखते हैं
ये देखिए, ये अभी हम लोग जो कर रहे थे वो था ये है हाइट, ये जो डार्क है, डार्क से बना हुआ है, ये है हाइट, ठीक है। और ये लिखिए एज, ठीक है। इसमें गर्ल्स हैं लाइट कलर में और बॉयज हैं डार्क कलर में, ठीक है। ये 10, 15, 25, 30। इन्फेंसी क्या होता है? 1 से 2 साल। प्री स्कूल की एज क्या है? 3 से 6 साल। स्कूलिंग के लिए ईयर्स है 9 से 10 साल। जवान बच्चों के लिए है 11 से 15 साल। तो इस तरीके से इनका हाइट और वेट का, मतलब हाइट और वेट का चार्ट है जिसको देखा जाता है। इसको मैं देख लूंगी, अगर बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है मुझे, फिर मैं दूसरा आपको प्रोवाइड करती हूँ, है ना। बहुत इंफॉर्मेशन तो नहीं है, ये नीचे दी हुई है टेबल ऑल दो। और ये फूड पिरामिड दिया हुआ है। फूड पिरामिड को अगर हम थोड़ा और बड़ा करें ना, तो देखिए सबसे नीचे हमारे क्या क्या है जो हमें कम खानी चाहिए। ब्रेड है, सीरियल है, राइस है, पास्ता है, 6 से 11, मतलब कम नहीं, सॉरी, ऐसे जा रहे हैं। तो नीचे वाला पोर्शन हमारी बॉडी में ज्यादा जाना चाहिए और ज्यादा जाता भी है, मतलब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, और समटाइम्स आपने देखा होगा हम कार्ब्स ज्यादा खाते हैं, तो हमारा सीधे से फंडा रहता है कि हम सीधे सीधे कार्ब्स कम कराते हैं। तो अभी सिनेरियो बदल गया है क्योंकि वर्किंग स्टाइल बदल गया है। अगर हम ये कहें कि किसान जो हल चलाता था वो 4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम खाता था और हजम कर लेता था, आज हम मेंटल वर्क कर रहे हैं। मैं सुबह से बिजी हूँ, पर मैं स्क्रीन पे, कंसल्टेशंस पे या गाड़ी में बैठ के चला लेती हूँ, तो फिजिकल मूवमेंट उतना नहीं है। 1 घंटे की योगा क्लास या थोड़ी सी स्टेप्स इतना मायने नहीं रखते। तो आपको इस पिरामिड को थोड़ा सा बदल गया है अभी, क्योंकि बिकॉज ऑफ वर्क प्रोफाइल। फिर है फूड सर्विंग, 2 से 4 फ्रूट सर्विंग होनी चाहिए। वेजिटेबल ग्रुप 3 to 5 सर्विंग्स, है ना। तो 3 से 5 आपकी सब्जियों का और फलों का पोषण होना चाहिए। फिर क्या है, उससे थोड़ी से कम लेवल पे क्या है, आपके पास दूध की सर्विंग होनी चाहिए, दही की सर्विंग होनी चाहिए, मक्खन मलाई होना चाहिए। फिर और सर्विंग में क्या है, 2-3 सर्विंग में आपके मछली है, मछली है, और आपका ड्राई फ्रूट्स है, और आपका नट्स है, जो काजू बादाम होते हैं वो होने चाहिए। थोड़ी सी मात्रा में क्या होना चाहिए, ऑयल होना चाहिए, मिठाई होनी चाहिए, फैट्स होने चाहिए, है ना। फैट मतलब ऑयल भी है, और फैट में आपके ये भी आ गया आपका जो सीड्स है, बादाम है, तिल है, जिनका जिनका हम तेल निकाल के पीते हैं, गरी है, तो नारियल है, अगर थोड़ी मात्रा में आप खाते हैं तो बहुत ही फायदेमंद। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक बार इसको देखूंगी क्योंकि कुछ कहीं मिसिंग है, ऊपर कहीं लिखा नहीं है कि ये जो हाइट है ये इंचेस में है, सेंटीमीटर्स में है, ये सब मेंशन नहीं है। तो सिर्फ हाइट लिख दिया है, तो उसमें उसको समझना मुश्किल है और देखनी पड़ेगी। ये वाले कॉलम के साथ खत्म करेंगे तालिका। ये है सेंटीमीटर्स में, ये है वेट किलोग्राम में। ओवर वेट की लिमिट है +20% किलोग्राम में, अंडर वेट की लिमिट है -20%, ठीक है। तो अगर कोई ओबेसिटी है तो हम 148 सेंटीमीटर है, मतलब किलोग्राम में इसका वेट 47.5 होगा। अगर 47.5 आइडियल वेट है मान लो, है ना, तो अगर 57 हो जाता है तो वो ओवर वेट में आ गया, और 38 है तो वो अंडर वेट में आ गया। इसी तरीके से ये तालिका दी हुई है। तो जैसे कि मैंने ये फॉर एग्जाम्पल एक बताया था कि अगर कोई 5 फीट हाइट की लेडी है तो उसका वजन 5 फीट का 50 से 55 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो अगर वो 20% ओवरवेट हो जाती है, मान लो 65 किलो की हो जाती है, तो वो ओवरवेट के उसमें आ जाती है। तो 20% जोड़कर या घटाकर बता सकते हैं। तरीके से आप आसपास के लोगों का एक तालिका का विवरण समझ करके इसके थ्रू देख सकते हैं।
ठीक है, और इतना ही पे रखते हैं। पेज नंबर 17 से आप लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा अपने आप भी स्टडी कीजिए क्योंकि अच्छा सब्जेक्ट है, और जितना इसमें पढ़ा रहे हैं उससे ऊपर समझने की चीजों को कोशिश कीजिए। थोड़ी शॉर्टकट्स बना लीजिए जब मैं पढ़ाती हूँ, तो इसमें कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको याद करना है, पोषण क्या होता है वो याद करना है, कुपोषण क्या होता है जो भी क्लियर हुआ कि ऐसा नहीं है कि कम खाना ही कुपोषण में आता है, अत्यधिक खाना भी कुपोषण में आता है, और ये जो एक टेबल है उसके बारे में थोड़ा मोड़ा। ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।